देखिए अगला स्टैंडर्ड जो है MOM 8, जैसे मैंने बात की थी पिछले स्टैंडर्ड में, सीक्वेंसिंग बहुत अच्छी की गई है। तो अब मेडिसिन पिछले स्टैंडर्ड में क्या हो चुका है, एडमिनिस्टर हो गई है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड बात करता है आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन। सो मॉनिटरिंग में क्या आता है, जो हमने राइट्स पढ़े थे, 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, इवेल्युएशन करके हम पता लगाते हैं कि मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो सही जा रहा है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, वो सब चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो मॉनिटरिंग में हम यही करते हैं। अब मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, फिजिकली चेक कर सकते हैं, पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है, या लैब वैल्यूज़, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन जो कराए उस इन्वेस्टिगेशन से आपको उसके रिजल्ट पता लग सकता है कि पेशेंट्स का जो मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन का जो इफेक्ट है वो एप्रोप्रिएटली आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बेसिस पर, मॉनिटरिंग के बेसिस पर पेशेंट का जो प्लान है, मेडिकेशन चार्ट है, उसमें चेंजेज किए जा सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन स्टॉप करना है या कौन सी कंटिन्यू रखना है या चेंज करना है। स्पेशली हाई रिस्क मेडिकेशंस जो हैं उसके लिए आपको मॉनिटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको हर मेडिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर तो करना ही है, एवेल्युएट करना ही है, बट अगर वो ही हाई रिस्क मेडिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी आपकी हाई रिस्क मेडिकेशंस हैं वो आपको स्टाफ को बताना पड़ेगा, और उन मेडिसिन्स को हमें ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं हाई रिस्क मेडिकेशंस के। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही रखना है। अब हमें इसमें मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशंस में स्टैंडर्ड में मेनली किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, तो इसमें मेनली बात की गई है नियर मिस, मेडिकेशन एरर, एंड ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से बारीकी से हम समझ लेते हैं। नियर मिस क्या होता है, नियर मिस का मतलब है कोई मिस्टेक होने से पहले ही आपको पता लग गया और आपने उसको बचा लिया, सेव कर लिया, पेशेंट को कोई हार्म नहीं हुआ, नो हार्म टू पेशेंट, या उस तक पहुंचा ही नहीं। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए एक मेडिसिन फार्मेसी से आई, आपने मांगी थी A, फार्मेसी ने आपको डिस्पेंस कर दी B, लेकिन नर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले चेक किया अपने मेडिकेशन ऑर्डर या इंडेंट जो किया था उसको देखा कि मैंने तो A लिखा था, ये B मेडिसिन कहाँ से आ गई, तो वो उसने एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उसको रोक लिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नियर मिस कह सकते हैं। क्लियर है। तो नियर मिस मतलब पेशेंट को कोई हार्म नहीं हुआ या मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर ही नहीं हुई, उससे पहले ही आपने उसको बचा लिया। नियर मिस को भी रिपोर्ट करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि नियर मिस कुछ हुआ और आपने रिपोर्ट ही नहीं किया। दूसरा नियर मिस का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने मेडिसिन ले लिया और पेशेंट के पास पहुंच गए, आप पेशेंट को एडमिनिस्टर ही करने वाले थे, लेकिन आपने वेरीफाई कर लिया कि ये वही पेशेंट है या नहीं है, कोई दूसरा पेशेंट तो नहीं है। हो सकता है पेशेंट ने बेड चेंज कर लिया हो, रूम चेंज कर लिया हो, इसीलिए तो हम आइडेंटिफिकेशन में बात करते हैं ना। IPSD पॉलिसी क्या कहती है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, नेवर आइडेंटिफाई पेशेंट विथ बेड नंबर, रूम नंबर, नेवर। क्यों, हो सकता है पेशेंट बेड चेंज कर ले, अब वार्ड में है पेशेंट, उसको नहीं ध्यान रहा कि मेरा बेड नंबर ये था, 2 बेड खाली थे, वो दूसरे बेड पे जाके लेट गया। स्टाफ ने सोचा चलो बेड नंबर 6 को ये मेडिसिन देनी है, ये मेडिसिन दे दो। अब बेड नंबर 6 पे तो 7 वाला लेट गया, तो मिस्टेक हो सकती है ना।
तो इसीलिए बात करते हैं कि मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले वेरीफाई करना है कि क्या पेशेंट वही है। इसीलिए मैं आईडी बैंड की बात कर रहा था कि आईडी बैंड होगा तो ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जब आपने आइडेंटिफाई करा और आपको पता लगा नो 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 ये तो पेशेंट ने बेड चेंज कर लिया, ये पेशेंट वो नहीं है, तो आपने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जो एरर होने वाला था उसको रोक लिया। तो अगेन वो भी नियर मिस का एग्जाम्पल हो गया। सो नियर मिस आपको समझ में आ गया नियर मिस क्या है। इसको रिपोर्ट इसलिए करना है सो दैट कि बाकी लोग, बाकी स्टाफ समझ सकें, ध्यान रखें उन चीज़ों का, उनके लिए एक एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे एरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर किसी की मिस्टेक है तो वो उस चीज़ को आगे से ध्यान रखे। फॉर एग्जांपल फार्मेसी ने गलत मेडिसिन आपको डिस्पेंस कर दिया तो उसको आगे से ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेने हैं कि कैसे मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले चेक किया जाएगा। मेडिकेशन ऑर्डर के साथ डोज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एक्सपायरी तो नहीं है मेडिसिन। मान लीजिए उसने मेडिसिन सही भी दी और आपने चेक किया वो मेडिसिन एक्सपायर्ड है, मतलब जो आपने ए मांगी थी, ए मेडिसिन मांगी थी ना आपने, और उसने ए ही दी आपको लेकिन एक्सपायर्ड दे दी। बट आप बहुत अच्छे स्टाफ हैं, आपने उसको वेरीफाई किया, चेक किया, ओ ये मेडिसिन तो एक्सपायर्ड है, तो अगेन यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इसको, जो भी आपकी क्वालिटी टीम है या जो भी आपके इंचार्ज हैं, नर्सिंग इंचार्ज हो गए या नर्सिंग हेड हो गई। इसीलिए एम्पावरमेंट की बात हो रही थी कि जब आप एम्पावर होंगे तो आप डेफिशिएंसी नोट कर सकते हैं। आप कितनी भी ऑडिट कर लीजिए, चाहे आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑडिट कर रहे हो उसको, चाहे उसको फार्मासिस्ट ऑडिट कर रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंट के केयर में कौन होता है अटैच्ड, वो है नर्सिंग स्टाफ। सो जितना डेफिशिएंसीज के बारे में नर्सिंग स्टाफ को पता हो सकता है, बाकी लोगों को नहीं पता हो सकता, क्योंकि बाकी सब तो सैंपल साइज लेते हैं ना ऑडिट करने के लिए। अब उस सैंपल साइज में जो कवर हो गया, डेफिशिएंसी नज़र आ गई, वो तो करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन जो सैंपल साइज में लिया ही नहीं गया, मान लीजिए वो एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, वो तो कवर ही नहीं हुआ। बट नर्स को तो हर मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, तो उससे कुछ नहीं छूट सकता। तो नर्सिंग को अगर हम एम्पावरमेंट करते हैं तो वो डेफिशिएंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कर सकते हैं, और जब डेफिशिएंसी रिपोर्ट होंगी तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, उस पर उसका रूट कॉज फाइंड करके कि क्या कारण है, किस वजह से मिस्टेक हुई, उस पर करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। नाउ नियर मिस समझ गए आप लोग, नियर मिस का क्या मतलब है। अब मेडिकेशन एरर क्या है। सो मेडिकेशन एरर में बेसिकली 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं? प्रिस्क्रिप्शन एरर, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन एरर, नंबर 3 इंडेंटिंग एरर, नंबर 4 डिस्पेंसिंग एरर, एंड नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन एरर। इट मीन्स मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब यही नहीं है कि गलत पेशेंट को दवाई दे दी, गलत डोज दे दिया, गलत मेथड दे दिया, गलत टाइम पर दे दिया, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन एरर कहते हैं जिसको। केवल इतना ही मेडिकेशन एरर ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बट इतना नहीं है। मेडिकेशन एरर स्टार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन से। अगर प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने रूट ही नहीं लिखा, डोज ही नहीं लिखा, या कैपिटल लेटर में एलिजिबल राइटिंग में नहीं लिखा, तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन एरर, मेडिकेशन एरर में काउंट होगा, क्योंकि उसकी वजह से इट कैन लीड टू अ मेडिकेशन एरर। नाउ मेडिकेशन इज अप्रोप्रिएटली रिटन, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में गलती हो गई, नर्स ने अपने नोट्स में लिखा। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि प्रिस्क्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि मेडिकेशन ऑर्डर और
उसका एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक ही जगह बनाते हैं तो ये मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बट अगर आपके हॉस्पिटल में पॉलिसी है कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कहीं और लिखता है और नर्स उसको ट्रांसक्राइब करती हैं, डॉक्यूमेंट करती हैं, या कंसल्टेंट ने नोट्स में अपने डाल दिया और ड्यूटी डॉक्टर उसको ट्रांसक्राइब करता है, तो वहाँ पर भी एरर हो सकता है। तो उसको भी हम मेडिकेशन एरर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? नाउ स्टाफ ने मेडिसिन इंडेंट की फार्मेसी में और मंगाना था ए, गलती से बी ऑर्डर कर दी, तो वो भी इंडेंटिंग एरर में आ जाएगा। वो भी पार्ट हो गया मेडिकेशन एरर का। नाउ जैसा मैंने एग्जांपल दिया था नियर मिस में, मांगा था ए, दे दिया बी मेडिसिन, या मांगा था कुछ और स्ट्रेंथ का, उन्होंने कुछ और स्ट्रेंथ का आपको दे दिया। मांगा था टैबलेट, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया। वट एवर द मिस्टेक इज डन, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्पेंसिंग एरर। तो डिस्पेंसिंग में अगर कोई मिस्टेक हुई है, एक्सपायर्ड मेडिसिन मान लीजिए दे दिए, तो वो भी मेडिकेशन एरर का पार्ट है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन का तो हम जानते ही हैं, किसी गलत पेशेंट को दवाई दे दी, गलत डोज दे दिया, गलत मेथड से दे दिया, गलत रूट से दे दिया, मतलब कि गलत टाइम पर दे दिया, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फॉलो नहीं की, और डॉक्यूमेंट नहीं किया, या इसका उल्टा डॉक्यूमेंट कर दिया लेकिन मेडिसिन नहीं दी। ऐसा कुछ भी नोट डाउन होता है, आपको पता लगता है, तो आपको उसको अगेन रिपोर्ट करना है। जो भी अपने सुपरवाइजर हैं, इंचार्ज हैं, या क्वालिटी टीम है, उसको आपको रिपोर्ट करना है, बताना है कोई भी मेडिकेशन एरर हो रहा है तो। मेडिकेशन एरर आई होप क्लियर है बिल्कुल। नाउ एडीआर क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? कोई भी मेडिसिन आपने दी, चाहे वो गलत मेडिसिन दे दी, उसकी वजह से रिएक्शन हुआ, या आपने तो मेडिसिन ठीक दी थी, डोज भी ठीक था, फ्रीक्वेंसी भी ठीक थी, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सब कुछ ठीक था, फिर भी पेशेंट को रिएक्शन हो गया। हो सकता है पेशेंट को उससे एलर्जी हो, कोई भी कंडीशन रही हो, अगर वो ड्रग से रिएक्शन हुआ है तो अगेन आपको उसको रिपोर्ट करना है। क्यों रिपोर्ट करना है? क्योंकि अगर एक ही टाइप के ड्रग से जगह जगह से रिएक्शंस हो रहे हैं और वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? और अगर एक ही पेशेंट को ड्रग से रिएक्शन होता है, हो सकता है उस पेशेंट को उस मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए एडीआर को भी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिपोर्टिंग फॉर्म आप भरिए, उसको रिपोर्ट करिए, किस ड्रग से किस डोज को आपने कब दिया था, क्या उसको रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, वो सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है। तो इन सब डेफिशिएंसीज के लिए आपको इंसिडेंट फॉर्म या मेडिकेशन एरर फॉर्म जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि क्या ये नियर मिस कैटेगरी में है मेडिकेशन एरर, या पेशेंट को हार्म हो गया है, या पेशेंट को मेडिसिन दे तो दी गई है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, वो सब कैटेगराइज कर सकते हैं। और एडीआर फॉर्म, ये फॉर्म आप डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपके ये फॉर्म ऑलरेडी हैं तो उसमें ये पैरामीटर्स आपको देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन एरर, इंडेंटिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन एरर, ये पैरामीटर्स उसमें कवर किए गए या नहीं किए गए। क्योंकि जब तक आप अपने फॉर्म में ये पॉइंट्स नहीं लिखोगे, जैसे मैंने पहले भी बात की है, कोई भी हम ब्लैंक हम कंसेंट पेशेंट से लेते हैं, तो कंसेंट तो हम वैसे भी ले सकते हैं लिखित में कि हाँ जी ऐसा है, बट एनएबीएच क्यों बात करता है कि इनिशियल असेसमेंट का एक एप्रोप्रिएट फॉर्म होगा। अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ट्रांसफ़र का एक एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होगा। डिस्चार्ज समरी की अगर बात करें तो डिस्चार्ज समरी में क्या कंटेंट होंगे वो प्रॉपरली डिफाइंड होंगे, इसलिए क्योंकि कोई पॉइंट छूटे ना। तो अगेन जब हम फॉर्म बनाएंगे, अगर उसमें हमने ये पैरामीटर्स लिखे हैं तो उन एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया जाएगा। नहीं तो जिसकी जितनी नॉलेज है वो उतना उस फॉर्म में मेंशन कर देगा। मान लीजिए आपने मेडिकेशन एरर का फॉर्म बनाया, केवल आपने उसमें लिख दिया इंसिडेंट डिटेल्स, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। तो इंसिडेंट डिटेल में कोई क्या लिखेगा? जितना उसको इंसिडेंट के बारे में अवेयरनेस है। लेकिन अगर आपने उसमें कैटेगराइजेशन कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन एरर, इंडेंटिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर, क्या कैटेगरी का एरर है वो, या नियर मिस है, तो
फिर उसको स्टाफ को पता लग जाएगा कि ओके ये भी एरर होते हैं, और अगर जिस टाइप का एरर हुआ है वो उसको उसमें मेंशन कर सकता है, डॉक्यूमेंट कर सकता है। जब भी कोई एरर होगा, जब भी कोई डेफिशिएंसी आएगी और एरर रिपोर्ट होगा, तो उसके बाद उसका आरसीए करना होगा, रूट कॉज एनालिसिस। कॉज ढूंढना पड़ेगा कि वो एरर कैसे हुआ, और उस कॉज के बेसिस पर करेक्टिव एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। आगे वो डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना होगा, जिसको हम कापा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रिवेंटिव एक्शन के आगे से ऐसी मिस्टेक ना हो, क्या हम इसके लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रोटोकॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो भी हम अगर ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, चाहे हमने सर्कुलर इशू किया, अगर कुछ उन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमने कोई सर्कुलर इशू किया, या कोई पॉलिसी में मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया है, या कोई प्रोटोकॉल डेवलप किया है, चेकलिस्ट डेवलप की है, तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस कराना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और उस इंसिडेंट को, जो भी डेफिशिएंसी हुई है, उसको आपको शेयर भी करना पड़ेगा अमॉन्ग द स्टाफ, सो दैट दे कैन टेक द लेसन फ्रॉम दैट इंसिडेंट, कि उससे वो एरर को ध्यान रख सके कि अच्छा ऐसा हुआ था, उस स्टाफ ने ये किया था तो ये गलती हो गई थी, तो इस चीज़ को आप आगे से ध्यान रखें, तो इस एरर को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर है? सो दैट दिस इज ऑल अबाउट मेडिकेशन मॉनिटरिंग। क्लियर है? मॉनिटरिंग में ये सब बातें होंगी। थैंक यू।